रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। साइटोलॉजी का लास्ट लेक्चर, न्यूक्लियस। माय डियर स्टूडेंट्स, एक यूकैरियोटिक सेल में, आई मीन टू से दैट, प्रोटिस्ट के अंदर, फंजाई के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल सेल्स के अंदर, ये एक लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। वो ऑर्गेनल जिसको लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल कहा जाता है, एक्चुअली ये ब्रेन ऑफ द सेल है, ये हार्ट ऑफ द सेल है। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। वाई? सेल के अंदर जो मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करने के जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होती हैं, वो न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है, एक्चुअली वो कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस स्टोर genetic information of the cell. Nucleus store heredity information of the cell. That's why it is called brain of the cell. My students, अपनी पोजीशन के एतबार से, अपनी लोकेशन के एतबार से और अपने टास्क परफॉर्म करने के एतबार से न्यूक्लियस को हार्ट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस, हार्ट ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, इसको डिस्कवर करने का जो सेहरा है, जो क्रेडिट है, वो रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। ये बात है 1831 की, मगर कुछ बुक्स जो हैं वो इसको रेफर करती हैं 1833 की। एनी हो, ये बात है 1831 की, जब रॉबर्ट ब्राउन ने दुनिया को पहली दफा बताया था कि प्लांट सेल्स अंदर से हालो नहीं होते, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो एक्चुअली ये प्लांट सेल में फॉर दी फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था। किसके हाथों डिस्कवर हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन के हाथों डिस्कवर हुआ था। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें और इसको डिफाइन करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, क्लोरोप्लास्ट की तरह, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वो सेल्स जो कॉमन सेल्स हैं, एक्चुअली ज़्यादातर हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं या प्लांट के जो सेल्स हैं, उनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे सेल जिनमें एक न्यूक्लियस होता है, उन्हें मोनोन्यूक्लिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स कहा जाता है। तो हमारे जो ज़्यादातर सेल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली हमारे न्यूरॉन्स, इनमें एक न्यूक्लियस है। इसी तरह हमारे स्मूथ मसल फाइबर्स मोनोन्यूक्लिएटेड हैं। इसी तरह कॉर्डिक मसल फाइबर्स मोनोन्यूक्लिएटेड है। इस तरह जो मेन बोन डिसॉल्विंग सेल हैं, दीज आर कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट, दीज आर आल्सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स। याद रखिएगा, ऐसे सेल्स जिनमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, ऐसे सेल्स को बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स कहा जाता है। तो बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स की टिपिकल एग्जाम्पल जो हैं वो प्रोटोजोन्स हैं, स्पेशली पैरामीशियम।
पैरामीशियम का जो सेल है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे लीवर के कुछ सेल्स जो होते हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। सम लिवर सेल्स आर बाइन्यूक्लिएटेड, और हमारी कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो भी बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो कुछ लीवर के सेल्स और कुछ कार्टिलेज के सेल्स जो हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेल्स जिनमें दो से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं उन्हीं को मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहा जाता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को पॉली न्यूक्लिएटेड सेल्स भी कहते हैं या पॉलीकैरियोसाइट्स कहते हैं। तो इनकी टिपिकल एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे स्केलेटल मसल फाइबर्स, स्केलेटल मसल फाइबर्स जिनमें हंड्रेड्स की तादाद में न्यूक्लियाई हो सकते हैं। इसी तरह हमारे बोन के अंदर ओस्टियोक्लास्ट्स जो कि बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे एनिमल सेल्स जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं उनको सिंसिशियल सेल्स कहा जाता है। सिंसिशियल सेल्स। और यही टर्म प्लांट सेल में और फंगस के सेल में सीनोसिटी के नाम से याद की जाती है। सीनोसिटिक वो प्लांट और फंगस के सेल्स होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। माय स्टूडेंट्स, अगर न्यूक्लियस को देखना हो माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें ये डिवाइडिंग सेल के अंदर नजर नहीं आता। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, अपने सेल की बात करें, और हमने अपने सेल के न्यूक्लियस को देखना हो तो यूजुअली हमें ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज में नजर आता है। आई मीन टू से दैट जब सेल इंटरफेज में से गुजरा होता है, इंटरफेज, तो इंटरफेज वो फेज होता है सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का, जिसमें हम न्यूक्लियस का नज़ारा कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं या इंटरफेस का दौरानिया वो गुजार रहे होते हैं तब वो विजिबल होते हैं। और न्यूक्लियाई को देखने के लिए हम स्पेशली बेसिक डाइज का इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं बेसिक डाइज में से एक डाई है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू ये वो स्टेन है माय डियर स्टूडेंट्स जो यूजुअली वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियाई को देखने के लिए यूज होती है। तो वो डाइस जो कुछ वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस को देखने के लिए यूज होती है, स्पेशली जिन्हें बेजोफिल्स कहते हैं। तो बेजोफिल्स वो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो बेसिक डाई से डिफरेंशिएट होती हैं और उनके न्यूक्लियाई डिफरेंशिएट होती हैं अदर वाइट ब्लड सेल्स की निस्बत। अगर हम शेप के एतबार से बात करें तो ज़्यादातर हमारे सेल्स में जो न्यूक्लियस की शेप होती है वो राउंड होती है, मगर विद रिस्पेक्ट टू मेटाबॉलिक नीड्स न्यूक्लियाई भी अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। और स्पेशली अगर हम अपने वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर, बेजोफिल्स के अंदर और ईओसाइनोफिल्स के अंदर न्यूक्लियस जो हैं वो लॉब्ड नज़र आते हैं। लॉब्ड न्यूक्लियाई हैं, ये अनयूजुअल शेप है हमारे WBCs। तो हमारे न्यूट्रोफिल्स में, बेसोफिल्स में और ईओसाइनोफिल्स में जो न्यूक्लियस की शेप होती है वो लॉब्ड होती है। आई हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। माय डियर स्टूडेंट्स,
4 मेन कंपोनेंट हैं हमारे न्यूक्लियस के। वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म। हमारे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी मैट्रिक्स है, जितना भी जेली लाइक फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। The number 3 is called nucleolus and number 4 is called chromatin. So let's negotiate these components one by one. My dear students, जैसा कि बात हो चुकी थी स्टार्ट पे कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है वो बाउंड्री, ये है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से और साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से डिफरेंशिएट करती है। एक्चुअली न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसकी 2 स्मूथ मेम्ब्रेन होती हैं यूजुअली, मगर सम टाइम न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ नहीं होती। तो आउटर मेम्ब्रेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सम एक्सटेंट रफ होती है, मगर यूजुअली जो इनर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो डायरेक्टली कांटेक्ट के साथ होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, ये स्मूथ होती है, स्मूथ। स्मूथ और दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर एक्चुअली लाइपोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर केमिकली ये लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों मेम्ब्रेन मिलकर न्यूक्लियर एनवेलप कहलाती हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप को माय डियर स्टूडेंट्स कैरियोथीका भी कहते हैं। कैरियो मीन ग्रीक वर्ड है, कैरियो मीन न्यूक्लियस, कैरियन से निकला है, थीका मीन लेयर, कैरियोथीका। न्यूक्लियर एनवेलप इज आल्सो नोन एज कैरियोथीका। तो कीप इट रिमेंबर, ये आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है। ये जो स्पेस है, इस स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और सम टाइम इसी पेरी न्यूक्लियर स्पेस को पेरी न्यूक्लियर सिस्टर्ना भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनवेलप कुछ जगहों पे परफोरेशंस होती हैं, मीन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होकर डिफरेंट प्रोटीन के कम्प्लेक्स की वजह से पोर्स और परफोरेशंस बनाती हैं। इन्हीं परफोरेशंस और इन्हीं पोर्स को माय डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो जो न्यूक्लियर पोर्स हैं एक्चुअली आउटर और इनर मेम्ब्रेन की बहुत सारी जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे कम्प्लेक्स बनाती हैं। वो प्रोटीन जो यहाँ पे कम्प्लेक्स बनाती हैं उसी वजह से इसको न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स भी कहते हैं। न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स, तो जो न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो मेन प्रोटीन्स होती हैं उन्हें पोरन्स कहते हैं, पोरन्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पोरन्स वो मेन प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो यही न्यूक्लियर पोर्स जो हैं एक्चुअली ये इंश्योर करते हैं ट्रैफिक ऑफ द मटेरियल, वो मटेरियल जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आता है और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आता है। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी प्रोटीन जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनती हैं और बहुत सारी प्रोटीन साइटोसोलिक राइबोसोम्स पे बनती हैं। वो प्रोटीन जो साइटोसोल में बन रही हैं और आर पे बन रही हैं, वो फाइनली प्रोटीन जो हैं वो इन्हीं पोर्स के थ्रू
वो इन्हीं पोर्स के थ्रू मूव करके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आती हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट एंजाइम्स पड़े होते हैं, जिस तरह आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, फास्फेटेजेस हैं, न्यूक्लिएजेस हैं, बहुत सारे जो एंजाइम जो हैं हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं, उनकी सिंथेसिस और उनकी फॉर्मेशन जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस होती है, और इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू वो मटेरियल, वो एंजाइम्स मूव करके न्यूक्लियस के अंदर आती हैं। सेम इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, स्पेशली न्यूक्लियोलस के अंदर। तो न्यूक्लियोलस के अंदर जो राइबोसोम्स बन रही हैं और जो असेंबल होती हैं, यही राइबोसोम्स फिर न्यूक्लियोप्लाज्म से मूव करके सेल के बाहर जाती हैं। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द मटेरियल between nucleoplasm to cytoplasm and from cytoplasm to nucleoplasm, यही न्यूक्लियर पोर्स की वजह से होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पोर्स ये अनडिफरेंशिएटेड सेल में तादाद में ज़्यादा होते हैं, जबकि डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर ये तादाद में कम होते हैं। वो हमारे सेल जो स्पेशलाइज हो रहे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स बनती हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम्स जो है माय डियर स्टूडेंट्स हमारे अंदर, हमारे सेल में डिफरेंट प्रोटीन्स और एंजाइम बनाकर सेल को स्पेशलाइज और डिफरेंशिएट करती हैं। यही वजह है अनडिफरेंशिएटेड सेल के अंदर न्यूक्लियर पोर्स की डेंसिटी जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की निस्बत ज़्यादा होती है। आए इसको एक दो मिसाल के साथ डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टिपिकल रेड ब्लड सेल है, जब वो मिच्योर हो रहे होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरे होते हैं, जब उनका न्यूक्लियस होता है, स्पेशली एरिथ्रोसाइट बनने से पहले पहले जो रेटिकुलोसाइट्स और उससे पहले की जो स्टेजेस होती हैं, तब हमारे रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। बाद में आरबीसीज का लेटर स्टेजेस में न्यूक्लियस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। यही वजह रेड ब्लड सेल को हम फिर ई न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल जो कि हमारा डिफरेंशिएटेड सेल बन जाता है और डिफरेंशिएशन के करीब होता है, तब हमारी न्यूक्लियर पोर डेंसिटी जो होती है 3 पर माइक्रोमीटर स्क्वायर है। और याद रखिए पर न्यूक्लियस नहीं होती, ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, ये पूरे न्यूक्लियस की नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप की नहीं है, ये पर माइक्रोमीटर स्क्वायर है। तो 3 माइक्रो पर मीटर स्क्वायर जो है ये न्यूक्लियर पोर डेंसिटी है हमारे रेड ब्लड सेल की, जबकि 30,000 पर माइक्रोमीटर स्क्वायर जो है न्यूक्लियर पोर डेंसिटी होती है oocytes के अंदर। तो वो पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स होती हैं किसी न्यूक्लियस में, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर पोर डेंसिटी। इसे न्यूक्लियर पोर डेंसिटी के नाम से याद किया जाता है, न्यूक्लियर पोर डेंसिटी, न्यूक्लियर पोर डेंसिटी। आए अब इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस डिस्कस करते हैं इसके कंपोनेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस जो कि एक और डार्कर बॉडी है, डार्कर रीजन है विद इन द न्यूक्लियस, वहां से लेकर न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान, न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर न्यूक्लियोलस के दरमियान जितना भी जेली लाइक मेन ग्राउंड मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, इसको न्यूक्लियर सैप के नाम से भी याद किया जाता है, न्यूक्लियर सैप। न्यूक्लियर सैप ये जेली लाइक मटेरियल जो है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। कैरियो कैरियन से निकला है, लिम्फ मीन फ्लूइड, न्यूक्लियस का फ्लूइड। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स।
इसी न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स हमारा जेनेटिक मटेरियल अगर अनकंडेंस में फॉर्म में है, मीन जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स लूजली कॉइल फॉर्म में है और बिखरे हुए धागे की तरह होते हैं, तब इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्रोमेटिन कहते हैं। यही क्रोमेटिन जब कंडेंस होकर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स टाइटली पैक हो जाते हैं तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं इनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल मेनली न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स आरएनए को सिंथेसाइज करने के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं और डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेजेस और डीएनए पॉलीमरेजेस जैसे जो वाइटल एंजाइम्स हैं वो उनका हाउस और उनका घर भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डार्कर बॉडी है, यूजुअली एक न्यूक्लियस में एक होता है, मगर हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं उनमें एक से ज्याद न्यूक्लियोलाई होते हैं। मसलन हमारे पेनक्रियाज के जो हाईली एक्टिव सेल्स हैं, जो एसिनर सेल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियोलाई की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो बड़े एक्टिव सेल है मेटाबॉलिकली, उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने होते हैं हमारे पेनक्रियाज के अंदर, तो उनके अंदर राइबोसोम्स की तादाद भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो राइबोसोम्स बनाने की जो फैक्ट्रीज होती हैं वो यही न्यूक्लियोलस होती हैं। तो जितने न्यूक्लियोलाई होंगे उतनी ज़्यादा राइबोसोम सिंथेसाइज होंगी और जितनी ज़्यादा राइबोसोम सिंथेसाइज होंगी उतने ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, विद इन द न्यूक्लियस ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है और विदाउट मेम्ब्रेन मीन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, और मेम्ब्रेन लेस एक ऑर्गेनल है जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो है इसके दो मेन एरिया होते हैं, वन इज कॉल्ड फिब्रिलर एरिया, द अदर इज कॉल्ड ग्रैनुलर एरिया। इन्हीं एरियाज के अंदर राइबोसोमल डीएनए और प्रिकर्सर्स होते हैं राइबोसोम्स बनाने के। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डार्क बॉडी होती है विद इन द न्यूक्लियस, ये हमारे कुछ क्रोमोसोम्स के साथ, स्पेशली क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20, 21 और 22, इन क्रोमोसोम्स के पास एक खास रीजन होता है न्यूक्लियस के हवाले से, जिसे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं। हमारा क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20, 21 और 22 जो हैं, इनका जो क्रोमेटिन होता है उनके पास ख़ास किस्म का रीजन है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये वो पार्ट होता है क्रोमेटिन का जो न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन का एक नेटवर्क होता है, उसी क्रोमेटिन के और उसी जेनेटिक मटेरियल के नेटवर्क को क्रोमेटिन रेटिक्यूलम कहते हैं। और यही क्रोमेटिन माय डियर स्टूडेंट्स जब सेल डिवाइड करने लगता है तो ये हाईली कंडेंस होकर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स पैक होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाती है। तो बेसिकली जो क्रोमेटिन है इसमें दो चीज़ें हैं, वन इज कॉल्ड डीएनए, द अदर इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कि बेसिक अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन पे यूजुअली पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए पे यूजुअली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी ऑपोजिट चार्ज की वजह से क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर टाइटली पैक होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन एक्चुअली दो फॉर्म में पाया जाता है, वन इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन, द अदर इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। इसमें एक क्रोमेटिन जो है वो हाईली कंडेंस फॉर्म में होता है और एक क्रोमेटिन जो है वो अनकंडेंस फॉर्म में होता है। एक क्रोमेटिन जो है वो एक्सप्रेस करके आरएनएस बनाता है, दूसरा क्रोमेटिन एक्सप्रेस नहीं करता। अगर हम बात करें इसी क्रोमेटिन को क्रोमोसोम की फॉर्म में जब ये आ जाता है तो ये देख सकते हैं ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिसके दो क्रोमेटिड्स हैं और सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हर क्रोमोसोम के अंदर एक प्रोटीन की बनी हुई स्पेशल रिंग होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर के साथ सेंट्रोमियर की इसी काइनेटोकोर के साथ एक्चुअली काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं।
तो जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, स्पेशली सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है, तो यही वो स्पिंडल फाइबर हैं जो डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की कानेटोकोर रिंग के साथ अटैच होते हैं। और यहाँ पे इन स्पिंडल फाइबर में, इन कानेटोकोर फाइबर में जब डीपोलीमराइजेशन होती है, मीन माइक्रोट्यूब्यूल्स शार्ट होना शुरू होती हैं, तो एक फोर्स के ज़रिए ये सेंट्रोमियर डिवाइड होता है और हाफ क्रोमेटिड एक पोल की तरफ चले जाते हैं और हाफ क्रोमेटिड जो है वो एक पोल की तरफ चले जाते हैं। तो वो स्पेशल रिंग प्रोटीन की जिनके साथ कानेटोकोर फाइबर्स या स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं, उन्हें कानेटोकोर प्रोटीन्स कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जो डीएनए है किसी भी सोमैटिक सेल के अंदर ये 2n फॉर्म में होते हैं। 2n मीन 2n से मुराद ये है कि पैरेंटल टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल में मैटरनल टाइप भी है और फिटरनल टाइप भी है। तो ऐसा क्रोमोसोम जिसमें मैटरनल सेट ऑफ डीएनए भी हो या क्रोमोसोम हो और फिटरनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी हों, ऐसे सेल को 2n या डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। और याद रखिएगा यही डीएनए जो है वो हाफ हो जाता है जब गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट्स के अंदर डीएनए जो है यूजुअली हैप्लॉइड कंडीशन में होता है और सोमैटिक सेल्स के अंदर ये डीएनए डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। तो इट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।